नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू में। आज एक खास शख्स जुड़े हैं इस इंटरव्यू सेशन में, जो बिहार में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। बिहार को उनका सबसे युवा एसडीएम मिलने वाला है नसीन कुमार निशान जी के रूप में। बहुत बहुत बधाई नसीन जी, आपने 64 बीपीएससी में 140 रैंक हासिल की है एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कैसा लग रहा है, आपने बीपीएससी क्लियर किया है, आप एसडीएम पद पे चयनित हुए हैं, लेकिन मैं नसीन कुमार निशान जी से ये पूछूंगी कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। आप बिहार के सबसे युवा एसडीएम बनने वाले हैं। मैम अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये फीलिंग थोड़ी अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि एक जो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, ताकि ये इससे लोगों को, जो युवा लोग हैं, खासकर जो कम एज के लोग हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, वो प्रेरणा मतलब मिलती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से मैं ये रिजल्ट आया और जब से लोगों को पता चली ये बात कि मैं सबसे युवा एसडीएम हूँ, तब से मुझे यंग लोगों के ज्यादा फोन आ रहे हैं। यंग लोगों के कॉल और मैसेज फेसबुक वगैरह पे। मुझे पेज बनाना पड़ गया मैम, कि मुझे इतने लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा कि अलग से मुझे पेज बनाना पड़ा उनको गाइड करने के लिए कि आप भी पढ़ें। और इस वजह से तो मुझे लगा कि यही बात है, लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, ये जरूरी भी था कि अगर आप युवा बनते हैं तो जो अगली पीढ़ी है उनको भी ये सीख मिलनी चाहिए कि हमें भी ये करना चाहिए। एक्चुअली बिहार में मैम थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी थी, इस वजह से लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते इस एज में। अब ये जो हुआ है, आगे से लोग ध्यान रखेंगे और सोचेंगे कि हम भी ऐसा करें। इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अगर मेरी वजह से कोई और इनकरेज होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल, और आप मुझे लगता है बहुत सारे युवा पीढ़ी को आप इंस्पायर कर रहे हैं कि आप जितने जल्दी अपने सपने के बारे में सोचेंगे, उतने ही जल्दी आपको आपके सपने मिलेंगे भी। और नसीम जी ये पूरी तरीके से सिद्ध कर रहे हैं अपने परिणाम के साथ। नसीम जी के बारे में बता दूं तो ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, और जब ये कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तभी इन्होंने सोचा कि सिविल सर्विसेज में आना है। नसीम जी, कैसे ये जर्नी शुरू हुई? आप आईआईटी बीएचयू से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है। एक्चुअली मैम मैं थर्ड ईयर में था, 2017 की बात है, 2 फरवरी 2017। उस दिन प्लेसमेंट फॉर्म आया था, मैंने उस फॉर्म को लिया था। और उस फॉर्म को मैं जब भरने जा रहा था, तभी मेरे घर से फोन आया था। और घर से फोन आया और घर से एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि आपकी मम्मी का डेथ हो गया है रोड एक्सीडेंट। आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा अजीब सा, मैं वहां से तुरंत ही निकला। और उसके बाद मैं जो वापस गया कॉलेज कि क्या करना है, फिर लास्ट डेट था कॉलेज प्लेसमेंट भरने का। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये प्लेसमेंट फॉर्म नहीं भरूंगा। वहां मैंने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा, सो आई हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है ना, वहां से मैंने सोचना शुरू किया। फिर कॉलेज में समय कम मिलता है, स्ट्रीम प्रोजेक्ट वगैरह की वजह से कॉलेज में आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माय बैच। सो मुझे टाइम भी कम मिलता था। इस वजह से मैंने सोचा कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं इस चीज को शुरू करूंगा सही तरीके से। मुझे लगता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस बने, आपने जैसे बताया कि आपकी माता जी की देहांत हो गया था, मुझे लगता है आज जहाँ पे भी हैं वो आपको देख रही हैं और आपके इस रिजल्ट पे बहुत खुश हैं कि अ, आपने कुछ बहुत अलग कर दिखाया है। थैंक यू। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर ऐसा होता होगा तो। नसीम जी, जैसे आपने बताया कि कॉलेज में थर्ड ईयर में आपने सोचा, इससे पहले भी आपने कभी सोचा था, या आपकी सबकॉन्शियस माइंड में था कि सिविल सर्विसेज की तरफ आ सकते हैं कभी? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे माइंड में नहीं था। मैं जब टेंथ में था यहाँ, तो टेंथ तक मुझे लगता था कि ये सोशल स्टडी जो पढ़ना है, एसएसटी जो होता था उस टाइम में, तो मुझे लगता था बहुत टफ है, इसमें याद वाद बहुत ज्यादा करना होता है। इसलिए मैं उससे दूर जाने के लिए, सिर्फ उससे दूर जाने के लिए मैंने मतलब मैथ्स लिया था, ताकि मैं आईआईटी कर सकूं। और मैंने आईआईटी किया। फिर वहाँ मैं, मतलब मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था, और मैंने हमेशा से सोचा था कि आईआईटी हो जाएगी तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर माइनिंग, जहाँ भी मेरा जॉब होगा वहाँ मैं जा करके खुश रहूंगा, पैसे कमाऊंगा, बस यही काफी था। लेकिन सोशल सर्विस का जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से था, वो हमेशा से था। और वो, जैसे मुझे कभी भी मैम ये नहीं हुआ है कि मैं किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को काम करते देखूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, अजीब सा लगता है, आई फील इट मतलब डिफरेंटली। तो वो मुझे फील होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर में ही, मैं शुरू से ऐसा करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ महिलाएं घर में खाना बनाएं और हम लोग सिर्फ खाना खाएं। ये हम लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सब जो बातें हैं ना, ये मुझे हमेशा से हर्ट करती थी और हिट करती थी। तो इन सब बातों में मैं शुरू से था, मतलब लगा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हुआ, और मम्मी का जो डेथ हुआ वो कैटलिस्ट की तरह काम किया, और उस वजह से मैं पूरी तरह से उधर फोकस शुरू कर दिया था। नसीम जी, बहुत ही अच्छे आपके थॉट्स हैं, और मुझे लगता है कि आप बिहार में एक
बहुत पॉजिटिव वाइब्स, एक युवा एनर्जी लेकर आएंगे, और जो बिहार में जो भी डेवलपमेंट्स आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप उसे करेंगे। नसीम जी, आगे चलते और बात करते हैं, जब थर्ड ईयर में, जैसे आपने बताया, शुरुआत आपकी थर्ड ईयर से हुई, कैसे तैयारी को अप्रोच किया, आप समझा कैसे एग्जामिनेशन की डिमांड को? सबसे पहले तो मैम मैं जैसे ही सोचा कि मुझे ये करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने सोचा कि एक बार देख लूँ कि क्या पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो जब मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जस्ट पहले का, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही टफ पेपर है, मतलब ये थोड़ा अलग है, इसको पता नहीं कैसे हैंडल होगा मुझसे। ये मुझे अजीब लगा, मतलब लगा कि मैंने कुछ भी नहीं जानता था, और ऑलमोस्ट मुझे पॉलिटी में थोड़ी इंटरेस्ट थी शुरू से, कि मैं पॉलिटिक्स को समझता था, राजनीति वगैरह इधर उधर की बातें ये सब समझता था। तो इसलिए वो कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आते थे कि चलो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में पूछा गया है, तो ये चलो मैं आइडिया लगा लेता था कि आर्टिकल 21 है, ये आइडिया वाली बात। लेकिन मुझे पता कुछ भी, मतलब टोटली मैं नल था उस मामले में बिल्कुल ही। लेकिन फिर वहां से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक वहाँ एक सेमिनार हुआ था मैम मेरे कॉलेज में ही, मतलब आईएएस वगैरह का जो एलुमनाई वगैरह था, उनका सेमिनार हुआ था, तो वो लोग वहाँ आए थे। तो उन लोगों ने जब वो सेमिनार मैंने अटेंड किया, वहाँ मुझे पता चली कि कैसे क्या क्या होता है। उन्होंने बताया कि आप एक बार ये कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ भी। फिर मैंने लेकिन डिसाइड किया, कॉलेज में मुझे टाइम नहीं था, मैंने सोचा कि खुद से ही करता हूँ। मैंने खुद से वहाँ थोड़ा 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 देखना शुरू किया था, और कॉलेज में चूंकि प्रोजेक्ट ज्यादा था इसलिए टाइम मिला नहीं। लेकिन जो कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, मैंने मैम गूगल जो नेट होता है ना, नेट का मैंने इतना एक्सटेंसिव यूज किया है, मैं बता नहीं सकता, मतलब इतना ज्यादा, मैंने बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मेरा हिस्ट्री आप देख लेंगे तो परेशान हो सकते हैं लोग, कितना ज्यादा मैंने यूज किया है। मैं एक टॉपिक को जब तक समझ नहीं आता था तब तक मैं उसको सर्च करता ही रहता था, गूगल यूट्यूब ये मेरे लिए नॉर्मल था। तो ये मैं करता बहुत ज्यादा था। तो इन सब वजह से मुझे फायदा हुआ, और मैंने कोई कोचिंग नहीं की है मैंने, तो इसलिए मुझे इसका फायदा हुआ। जैसे कि आपको मैं बताऊं, आपके ही चैनल के बारे में, स्टडी आईक्यू को, उसको मतलब देखे बगैर तो कोई और कुछ कर भी नहीं सकता शायद, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आप लगभग जितने करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं उस पे वो वीडियो बनाते हैं, मतलब जो कि बहुत बड़ी बात है, जो होना भी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो बनता है, हम लोग इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश मीडियम में देख लेते थे। तो वो वीडियो बनता था, उसको देखते थे, एकदम क्लियरली बताते थे कि हाँ क्या हो रहा है सीरिया लिबिया में, ये नॉर्मल सी बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। उसमें बताते थे बहुत क्लियरली कि क्या हो रहा है और क्यों ऐसा, वहाँ क्या है, ये ग्रुपिंग कैसे है, इसराइल में हमास वगैरह का ग्रुपिंग है, ये सब चीज समझ में आती थी। लगता था कि हाँ बहुत बढ़िया से बता रहे हैं, बैकग्राउंड के साथ बताना, ये सब चीज वहां से क्लियर होता था। फिर वहीं से स्टार्ट हुई थी जर्नी, तो फिर लगा कि हाँ ऐसे ही पढ़ना चाहिए। वो खुद से ही समझा कि पढ़ाई कैसे करना है, फिर होने लगा मैम। टॉपर्स वगैरह का इंटरव्यू वगैरह देखता था थोड़ा बहुत। आपने जैसे बताया कि टॉपर्स के इंटरव्यू आप देखते थे, मुझे लगता है आज आप पर्दे के उस तरफ थे, आज आप पर्दे के इस तरफ हैं, और बहुत सारे लोगों को अब आप इंस्पायर भी करेंगे अपनी जर्नी से। नसीम जी, आपने बहुत अच्छे बताया कि कई बार डिलेमा होता है, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि वो देख लेंगे तो शायद वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है एक्चुअली, आपको एग्जामिनेशन कैसे होता है उसके बारे में समझने के लिए। अगर ये, तो मुझे लगता है कि ये नहीं देखा मतलब तो आप कर ही नहीं सकते हैं, मतलब ये इतना, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है कि आप पहले प्रीवियस ईयर देख, जिस चीज को जानना है उसका बैकग्राउंड अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे वो होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, मतलब उस चीज को। उसके क्वेश्चन के मतलब पैटर्न को समझना जरूरी है, उसके क्वेश्चन के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि गांधी जी के बारे में मान लीजिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्यों रेगुलरली गांधी जी के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो बिहेवियर है क्वेश्चन का पैटर्न का, वो समझना जरूरी है। ये सब चीज अगर हम समझने लगते हैं, एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। वो अगर आप सेल्फ करते हैं तो एनालिसिस आपका रोल ज्यादा होता है एनालिसिस का। वो आप फिर कोचिंग का रोल होता नहीं कि आपको मेंटरशिप वगैरह बता दिया और आपने कर लिया, वहाँ एनालिसिस ही करना होता है। और सेल्फ एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, टूल क्या आप उसे वेपन कर सकते हैं कि इस एग्जाम को, सीएससी कोई भी सिविल सर्विस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो सबसे बड़ा वेपन है मैम। नसीम जी, एक और बात आपने बनाई कि आपने बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया पूरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से। इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, सोर्सेज सब रेफर करते हैं, किस तरीके से वाइजफुल इंटरनेट का इस्तेमाल करें? यही सबसे जरूरी पार्ट है मैम, कि इस बात को समझना कि आप पॉजिटिव चीजों, मतलब पॉजिटिवली किसी चीजों को कैसे यूज करते हैं। अगर आप ये जान ले कि ये चीज आप, पहले तो मैम मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज, कि इस चीज की तैयारी में आप जब भी आए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएंगे तो फिर आप ये चीज समझ जाएंगे कि आपको पॉजिटिव यूज ही करना है, फिर आप नेगेटिविटी की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। ये जो संयम का पार्ट है ना मैम, कंट्रोल,
कि आप कैसे कंट्रोल करते हैं चीजों को, अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, आप नेगेटिव जगह नहीं जाते हैं। ये आप ही को समझना होगा, क्योंकि आप ही को आईएएस बनना है, किसी और को नहीं बनना है। अगर आपको आईएएस बनना है, आप ही को जलना होगा। सूरज अगर आपको बनना है, सूरज बन के चमकना है, तो जलना भी आप ही को पड़ेगा, कोई और नहीं जलेगा। तो इसलिए वो हम ही लोगों को देखना होगा। ये अगर आप समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं, तो आप वाइजफुली यूज करेंगे उसका। अदरवाइज दूसरे तरीके से आप कर ही नहीं पाएंगे। जब भी आप करने जाएंगे दूसरा यूज, नेगेटिव यूज या फिर इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्योंकि इतना तो मतलब हम लोग 18+ है, तो हम लोग समझते हैं तुरंत ही कि हाँ ये क्या गलत है और क्या सही है। तो ये तुरंत ही समझ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएं, और अब इस बात को ध्यान रखें कि आपको जो रिसोर्स दिया गया है, ये रिसोर्स किसी के पास नहीं भी हो सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ये रिसोर्स भी नहीं है मैम। अगर आपको मिला है तो उसका आप सही यूज करें, नेगेटिव यूज ना करें। ये आप खुद ही सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जब भी कोई एक एस्पिरेंट टॉपिक्स को इंटरनेट पे ढूंढते हैं, किस तरीके से समझें कि मेरे लिए क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं रेलेवेंट है? सबसे पहले तो मैम कि जो सिलेबस होता है पेपर का, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लें। मतलब वो आपको इतना पढ़ा होना चाहिए कि वो लगभग लगभग याद हो। याद को जरूरी नहीं है कि मेमोराइज कर ही लें, लेकिन वो ध्यान जरूर हो। जैसे आपने तुरंत देखा कि ओशनोग्राफी का ये पार्ट है, आज ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल तो मैं बता रहा हूँ, अब तुरंत ही समझ जाए कि ओशनोग्राफी में कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, और करंट में लगभग लगभग उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में रहते हैं, न्यूज में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड। तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि जब इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे कोरल रीफ, तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड पार्ट पार्ट है, वो आपको जरूर इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि ये आजकल के समय में, अभी जो समय चल रहा है, उसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और कोरल रीफ का बहुत यूज है कि वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकता है। सिलेबस इंटरनेट पे क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी चीज सिलेबस में लिखा हुआ है, कोई भी चीज, अगर आप मान लीजिए कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड पार्ट है कि सिलेबस में लिखा हुआ, और ये आप न्यूज पेपर में या फिर देखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी रिलेवेंट बातें होंगी तो आप तुरंत ही समझ आएंगे कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। लेकिन वही दूसरी जगह दूसरे पार्ट में लिखा होगा कोई और वेबसाइट पे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ और ही लिखा होगा, तो आपके काम का होगा ही नहीं। मान लीजिए कि यूएन का मीटिंग हुआ, एक हुआ कि आपको एक नॉर्मल मीटिंग हुई नेशनल लेवल पे, एक यूएन का मीटिंग हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि यूएन का मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आप सिलेबस में पढ़े हैं, क्योंकि सिलेबस में वो लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो सिलेबस का पार्ट। तो आप वो तुरंत ही समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, तो वो तुरंत ही वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो नॉर्मल मीटिंग चल रही है, तो आप उसको समझ जाएंगे वो रिलेवेंट नहीं। ऐसे करके आप न्यूज पेपर में भी आप पढ़ पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, वो क्लियर हो जाता है मैम। सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स किस तरीके से इंटरलिंक करके पढ़ना है? अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में दुनिया भर की बातें हैं, बहुत सारी बात होती है लिखी, और खासकर मजा उस चीज को पढ़ने में आता है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड के कोई सेलिब्रिटी का कुछ हो गया, मान लीजिए कुछ भी हुआ है, उनको अगर कोरोना हो गया, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि अच्छा इनको कोरोना हो गया, उसमें बहुत मजा आता है, और उनकी कौन सी अगली फिल्म आने वाली है, तुरंत हम लोगों के दिमाग में स्ट्राइक भी करता है, और वो तुरंत हिट भी कर जाता है कि चलो ये चीज याद। जब पढ़ने की बात आती है, इंपॉर्टेंट बात वहां पे नहीं होता है कि वो जो कन्वेंशन हो रहे हैं या फिर कहीं हुए हैं, तो आपको पता है कि सिलेबस में कहीं भी बॉलीवुड नहीं लिखा हुआ है, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेलिब्रिटी के बारे में पढ़ना है। तो आप उस टॉपिक को देखते ही छोड़ दे, अगर आप फ्री नहीं है तो वो तुरंत ही समझ ले। तो वो इंटरलिंकिंग आप यहीं से खोज सकते हैं मैम। इवन आपको ये बताऊं कि लोग कहते हैं कि सिविल सर्विस में सिलेबस डिफाइंड नहीं होता, कि एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको डिफाइन है पेपर। अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्या न्यूज में है और क्या नहीं, उसी से सिलेबस डिसाइड होता है। क्लियर है आपको? ये आप देख रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए यूनाइटेड नेशन का यूएनसीसीडी का भी कन्वेंशन हुआ अभी तुरंत, तो मोदी जी उसमें थे या जो भी अलग अलग मेंबर्स थे, तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट यूएनसीसीडी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि वो कैसे डिजर्टिफिकेशन को रोकना है, क्या करना है, ये आप तुरंत ही समझ जाएंगे, क्योंकि आपने सिलेबस में पढ़ा है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। तो आप वहीं वहीं से समझ पाएंगे, और वही मतलब लिंकिंग का वही एक तरीका है। बिल्कुल, ये समझें कि क्या आपके लिए रेलेवेंट है, और जितनी भी न्यूज़ आ रही है उनकी इन्फ्लुएंस में ना आए। आपको अपने पता होना चाहिए कि आपकी एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है। आगे चलते और बात करते हैं, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है। किस तरीके से आपने कौन से स्टेज में आंसर लिखना शुरू किया? क्योंकि आप खुद सारी प्रिपरेशन आपने सेल्फ स्टडी से की है। आंसर लिख के एनालाइज कैसे करते थे? मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग अगर आप लोग शुरू से करते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स से पहले आप कर सकते हैं, लेकिन मैं
मैंने प्रीलिम्स के बाद किया था, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुआ है, जो रैंक को मेरे और इम्प्रूव कर सकता था। लेकिन आंसर राइटिंग अगर आप प्रीलिम्स के बाद करते हैं, मैंने जो किया था, तो वो जो टाइमिंग होता है, जैसे यूपीएससी में टाइमिंग बहुत कम होती है, वहाँ आप प्रीलिम्स के बाद नहीं कर सकते, वो आप कीजिएगा तो फिर आप फंस सकते हैं। लेकिन बीपीएससी में ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम ज्यादा होता है। जनरली एग्जाम जैसे आप 66 एग्जाम हो गया प्रीलिम्स, लेकिन अभी तक उसका मेंस का डेट नहीं आया, और वो होगा भी नहीं अभी तुरंत, वो बाद में होगा। तब तक आपके पास बहुत टाइम, आप उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग का मैम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो कंटेंट है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कंटेंट क्वालिटी वाली होनी चाहिए। सिर्फ क्वांटिटी अगर आप भरते हैं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। जैसे इंट्रोडक्शन हमको लिखना है कोई भी पेपर का, मैं मुझे अभी भी याद आ रही है एक बात कि टीना टीना डावी मैम जो है, वो बताती थी ये बात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनका ये तरीका बहुत अच्छा था आंसर राइटिंग का। वो बोलती थी कि आप इंट्रोडक्शन में वही लिखें जो आप मेन बॉडी में लिखने वाले हैं, और मेन बॉडी में वही लिखें जो लिखना है, और कंक्लूजन में वही लिखें जो आपने मेन बॉडी में लिखा है। आप समझ रहे हैं, ये तीन बातें हैं, और तीनों अपने आप में कितना अलग है, लेकिन वो तीनों लगता है सेम है, लेकिन है अलग, काफी अलग है। जैसे इंट्रोडक्शन में आप वो बात लिखें जो आप मेन बॉडी में लिखना है, ताकि लोगों को ये झलके कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लिखे हैं कि नहीं, वो ताकि इंटरेस्ट आए, जो जो भी एग्जामिनर होंगे जो इसको चेक करेंगे, उनको तुरंत ही पता चल जाए कि हाँ ये मेन बॉडी में यही लिखा होगा, ऐसा कुछ होगा। अब मेन बॉडी में तो लिखना ही है जो आपको लिखना था कंटेंट, लेकिन कंक्लूजन इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो नंबर देंगे, उसके बाद मार्किंग होती है कंक्लूजन के बाद ही। तो कंक्लूजन अगर आपने अच्छा नहीं लिखा है, वहां आपने सजेशन नहीं लिखा है बढ़िया, गवर्नमेंट को आपने तारीफ नहीं की है उनकी, उनके पॉलिसीज के बारे में अच्छा नहीं कहा है, तो आपको मतलब मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं मिल सकते हैं। कंक्लूजन भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे खुद ही समझते थे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, फिर उसका कंक्लूजन, उसमें भी मैम डायग्राम वगैरह का यूज करना। जैसे ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो वहाँ मैम डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बाकी सब्जेक्ट से मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, जैसे हिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह यूज करते हैं, तो ये बहुत ही काम आता है। इस टाइप की चीजों को अगर आप करते हैं तो खुद ही समझ आता है कि टेस्ट वगैरह आप देते हैं या खुद ही दीजिए, तो आपने कितने से कि आपने कोई टेस्ट दिया, क्योंकि आप कोचिंग नहीं कर रहे, जैसे मैंने कोचिंग नहीं किया, तो टेस्ट देने के बाद ये लगता है कि मैंने कितना लिखा। 3 घंटे के जो पेपर होगा, उस 3 घंटे में ही हमें कंप्लीट करना है। ये जो एग्जाम लाइक सिचुएशन है ना, ये घर पे नहीं बन पाता मैं, और यही बनाना है, यही तो डिटर्मिनेशन है, और यही इंपॉर्टेंट है, और इसी का पूरा गेम है मैम। और यही गेम हम लोग को समझना है, चाहे आप कोचिंग में रह के कीजिए, चाहे आप घर पे रह के कीजिए, जहां भी है ये 3 घंटे को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, और उसी में वो देना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे कि आप ले लीजिए कि आपको ट्री कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जैसे अभी आपको छत्तीसगढ़ में एक फॉरेस्ट में चल रहा है कि ट्री कंजर्वेशन के लोग सब चिपको आंदोलन को ये कर रहे हैं, चिपको आंदोलन को रिपीट कर रहे हैं। तो ये है, ये कॉन्टेक्स्ट अगर हमको नहीं पता है, जैसे इससे रिलेटेड, ट्री को कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, और अभी इस कॉन्टेक्स्ट का सही से चर्चा नहीं करते हैं, जो आपका जो करेंट स्टेटस है उसमें, तो फिर आप बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है तो लोग मिस करते हैं, लोग बोलते हैं कि हम दूसरे से अलग कैसे लिखें। अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो आपको भीड़ से अलग लिखना भी होगा। तो ये एक तरीका है, और इस वजह से मैंने यही सब किया था, इस वजह से मेरा मेंस में मार्क्स काफी अच्छा है। तो ये होता है मैम। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि भीड़ से अलग होना है। सोर्सेज वही है, स्ट्रैटेजी सबकी जी ऑलमोस्ट मैम। सेम होती है, किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करना है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए कि खुद को कैसे अलग करें। यही है मैम, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता है कि जैसे बीपीएससी के मैम, वो जो हिस्ट्री का जो पार्ट होता है क्वेश्चन का, वो हिस्ट्री के क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। ये मतलब ये एक ओपन सीक्रेट, आप ऐसा समझ लें। तो वो सबको पता है कि ये पूछा ही जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी आइडिया लग जाता है कि पिछली बार मौर्य, मतलब मान लीजिए कि मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चन आया है कि मौर्यन पेंटिंग वगैरह आर्किटेक्चर, तो अगली बार पक्का है कि पाला पेंटिंग ही आएगा, ये क्लियर है। तो ये हमको पता है क्वेश्चन का कि पटना कलम अगली बार आएगा, ये क्लियर है। तो जब आपको पता है कि पटना कलम ही आना है, तो यू शुड फोकस ऑन डिफरेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो आपको अलग होना चाहिए। आपको पता है कि अगर पटना कलम आना है तो आप ऐसा कुछ लिखें, जैसे कि आप वहां से उठाए कि आप इकोनॉमिक सर्वे से कुछ पार्ट उठा लें जो आप उसमें ऐड कर सकें। आप कुछ करेंट से पार्ट उठा लें, जो मैंने अभी तुरंत बताया कि करेंट में क्या चल रहा है। करेंट में आपको ये देख लें कि ये कल्चरल स्टेटस को लेकर के नीतीश कुमार जी, जो बिहार की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या क्या किया है। अगर वो चल रहा है, आपको पता है कि 8 सर्किट्स बने हैं, वो जो सर्किट क्या क्या है, रामायणा सर्किट वगैरह जितने भी सर्किट्स बने हैं, वो कल्चरल डेवलपमेंट। आप पटना कलम भी लिख रहे हैं तो आप इस बात को चर्चा कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया होगा। ये आप तरीका अपना सकते हैं, ये अलग कर देगा आपको अपने आप से। स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैम स्टडी आईक्यू का बहुत रोल है मैम, मतलब मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का होना बहुत जरूरी है, जो खासकर गरीब बच्चों को और
जिनके पास कोचिंग करने की सुविधा नहीं है और जो दूर जा नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टडी आई क्यू जैसा प्लेटफॉर्म हो। और मतलब कि मैम करंट अफेयर का आप ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो और स्टडी आई क्यू ने उस पर कोई वीडियो ना बनाया, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई टॉपिक होगा। बस अब ये कह सकते हैं आपकी हिंदी इंग्लिश में तो वो बनाते ही हैं, अब उर्दू वाले जो बच्चे बच्चे हैं उनके लिए भी बना दे अगर, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, फिर कोई बचेगा ही नहीं। आप एकदम 100% लोगों तक टच कर पाएंगे कि आपको कोई बचा ही नहीं। आप देखिए कि मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक था नहीं था मुझे लगता है जो इंटरव्यू में पूछा गया होगा और वो स्टडी आईक्यू पे मैंने नहीं देखा हूँ, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं था। वो इंटरव्यू में मुझे मतलब इतना काम आया कि मैं एक्चुअली मेरे साथ क्या था मैम कि 65th का मेंस भी था, इंटरव्यू से जस्ट 4 दिन पहले मेरा मेंस खत्म हो रहा था और इंटरव्यू मेरा 4 दिसंबर को था और 29 को मेरा ये खत्म हो रहा था मेंस, 29 नवंबर को फाइनल। मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो उसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा पेपर मैंने अच्छे से नहीं किया था बहुत बढ़िया से, तो मैंने सोचा कि स्टडी आई का जितना भी है ना वो लास्ट का 1 महीना का सब वीडियो मैंने देख लिया था लास्ट का 1 महीने का बस। तो वो मैंने 1 महीने का देखा और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे गए, तो मुझे बहुत लगा कि ये सही चीज है, इसको करना ही चाहिए। मैं मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो मतलब पढ़ता होगा और सिविल सर्विस की तैयारी करता होगा और वो स्टडी आईक्यू को मिस करके चल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ये मतलब समझिए कि स्टडी आईक्यू इज द प्री रिक्विसाइट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आप करते हैं तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया से मुझे महसूस हुआ है, मैंने फील किया इस चीज को। नसीम जी, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी इस जर्नी में साथ रहे। कुछ फाइनल टिप्स सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को आप देना चाहें? मुझे लगता है कि अगर लोग तैयारी कर रहे हैं इस चीज को, यूपीएससी चाहे बीपीएससी जो भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ आइए, क्योंकि ये मैम मुझे लगता है कि ये सागर है। अगर ये सागर है और आपको यहाँ तैरना है तो आपको एक अच्छा तैराक बनकर आना होगा। आप एक नदी में तैरने वाले तैराक बन करके इस सागर में डुबकी लगाने नहीं आ सकते हैं। अगर आपको बढ़िया से तैयारी करनी है, अगर आपको बनना है कुछ, तो यू शुड बी वॉरियर, और ये बढ़िया वॉरियर होना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। वो कहते हैं ना कि अर्जुन अर्जुन के सामने अगर कोई भी आए, उन्होंने अगर गांडीव उठा ली है, तो फिर सामने चाहे इंद्र भगवान ही क्यों ना हो जो उनके पिता तुल्य थे, हाँ, या फिर वो नागराज जी क्यों ना हो, वो तीर चलाएंगे अगर गांडीव उठा ली है। तो इस तैयारी में अगर आप आते हैं तो आप पूरी तरह से तैयार रहिए कि अब आपको करना ही करना है, तभी आप ये कर पाएंगे। यही एक तरीका है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑफ कोर्स एनीवन कैन गेट सक्सेस इवन बेटर देन मी। बहुत ही ब्यूटीफुल आपने मैसेज दिया। चलते चलते नसीम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके नाम का मतलब क्या है? यस मैम, ये मेरा जो नाम है ना एक्चुअली इसमें मेरे पापा ने बहुत इंजीनियरिंग की है वो नाम में मतलब उन्होंने मेरे सब भाइयों के नाम अलग अलग तरीके से उन्होंने रखा है। ऐसा रखा है कि उल्टा सीधा हिंदी में एक समान हो। सबसे बड़े भैया का नाम नवीन, उसके बाद वाले का नलीन, उसके बाद वाले का नंदन, उसके बाद वो मिला ही नहीं हिंदी का कोई शब्द उनके पास। तो वो पेपर पढ़ते थे तो पेपर में उन्हें सत्ता नसीन एक शब्द मिला, और वो जो उर्दू का शब्द है सत्ता नसीन का मतलब होता है जो सत्ता की गद्दी पर बैठने वाला होता है, उसे सत्ता नसीन कहते हैं। तो वहां से वो नसीन उठा है जिसमें उल्टा सीधा एक समान हो जा रहा है, तो वहीं से वो उठाया तो वो सब, और वहीं से मेरा नाम आया। और उसका मतलब होता है कि आप सत्ता की गद्दी पर बैठने वाले हैं, तो यही है मतलब। और बिल्कुल आप सत्ता की गद्दी पे बैठने वाले हैं एज एन एग्जीक्यूटिव, और आप बिल्कुल अपने नाम का जो भी मतलब है उसको सिद्ध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आपकी जर्नी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और एक बहुत ही कम उम्र से इतने बड़े सपनों को देखना शुरू कर देंगे। एक बार फिर ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।